बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। अस्सलाम वेलकम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? ठीक वर्ल्ड ठाक। कप के बाद रेस्ट किया? काफ़ी ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ओबियसली एक लंबा हमारा एशिया मैराथन कप ट्रांसमिशन थी या उसके एशिया बाद। कप देन वर्ल्ड कप, तो ओबियसली उसके बाद थोड़ा एक वीक का रेस्ट तो बनता था। दो तीन चीज़ें, सबसे पहले इमाद वसीम के हवाले से जानना चाहेंगे, इस रिटायरमेंट को एक तो कैसे देखते हो जो T10 के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा लड़कों को, इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये डेफिनेटली इमाद वसीम में भी काफ़ी हद तक क्रिकेट बाकी है और वो स्टेज पे हैं कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोथ एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर। और ख़ास तौर पे जब से नवाज़ की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं जा रही, उनके लिए एक ओपनिंग तो है। और अब जून जुलाई में T20 वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। इस हवाले से जो उनकी रिटायरमेंट है, मेरे ख्याल में तो उन्हें इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि अभी भी अगर टीम के लिए वो रिक्वायर्ड है, टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें इस डिसीजन में नज़रसानी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो इस टाइम हमारी टीम मैनेजमेंट है, जिसमें हमारे कोच हैं, कैप्टन हैं या बोर्ड वाले हैं, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको कन्विंस करें कि आप वापस आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि देयर इज़ नो ग्रेटर ऑनर देन रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट द स्टेज। बिल्कुल। आके भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास जो सोर्सेज के मुताबिक न्यूज़ आई है, 8-10 लड़के हैं जो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, क्योंकि एनओसी दिया नहीं जा रहा। और चलें, एक तो मानने में आती है बात, जो लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है उनको आप नहीं दे रहे, आप उनको अलाउ नहीं कर रहे, बट जो लड़के टीम में भी नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं है, उनको रोकना क्या समझते हैं, जायज़ है? देखिए इरफान, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी इन योर प्लेयर्स। वो इस तरह से है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज होल तो कोई पॉलिसी ऐसी है नहीं कि जिसके ऊपर कोई एक प्लेयर एक सीजन, 2 साल, 5 साल का कोई प्लान कर सके। एक चेयरमैन आता है, वो उसकी भी और पॉलिसीज होती हैं, दूसरा आता है उसकी भी और पॉलिसीज होती हैं। हम एक हादसा होता है, फिर उसके मुताबिक हम अपने सारी पॉलिसीज बनाते हैं। हारिस रऊफ की वजह से इन्होंने उसको टफ टाइम देने के चक्करों में अब बाकी जो डिजर्विंग है वो भी बीच में मारे गए, क्योंकि जो तो आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके ऊपर तो आपकी बाइंड बनती है। लेकिन एक प्लेयर ये सोचता है कि अगर मैं एक सीजन में सिर्फ पीसीबी की तरफ से खेलता हूं तो उसका मुझे एडवांटेज क्या है। अब बात वही आ गई कि जैसे हम एक तरफ आपका चीफ सिलेक्टर कहता है जी कि हमने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस है उनको इज्जत देनी है, दूसरी तरफ आप हारिस रऊफ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप टेस्ट मैच खेलें, जो कि 1 साल से एक बोर्डे नहीं खेला। तो ये जो सारे प्लेयर्स हैं फिर ये कंफ्यूज होते हैं। इमाद वसीम की जैसे आपने बात की, तो इमाद वसीम के लिए पिछले 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उसको आपने पहले ड्रॉप किया विदाउट एनी रीजन, फिर उसको आप वापस लेकर आए, अबू धाबी यूएई सीरीज हुई, उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बगैर बाद आपने फिर उसको निकाल दी। सबके एक प्लेयर को आपके सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, बिलीवेबिलिटी। अब वो चेयरमैन आते हैं, वो समझते हैं कि जो मैं बात करूंगा वो ये सब मानेंगे, लेकिन अब जितनी अनसर्टेनिटी आ गई है पीसीबी चेयरमैन को लेके, प्लेयर भी ये सोचता है कि मैं किसकी बात मानूं। ये जो वादा कर रहे हैं, जो पिछले वादे कर गए वो घर चले गए, अब वो प्लेयर देखता है कि वो वादे जो थे वो किधर गए। बिल्कुल। अच्छा, ये हारिस रऊफ का मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि शायद आप आइडियल पर्सन है इसका आंसर करने के लिए। मोहम्मद हफीज़ की और वहाब रियाज की इनसे मीटिंग होती है, इनको टेस्ट के लिए कहा जाता है। आपने पूरा वर्ल्ड कप हमारे साथ ट्रांसमिशन की, आपने बोला कि ये शायद अभी ओडीए के लिए भी प्रिपेयर नहीं है, इसको भी टाइम लगेगा ये मेंटली और फिजिकली इसको ट्रेन अप करने के लिए। तो अब एक लड़का जो T20 के लिए ट्रेन अप है, चले आप ओडीए की भी बात कर लेते हैं, वो उसमें अच्छा ऑफ लेट में परफॉर्म भी करता रहा है, अब उसको एकदम प्रेशराइज करना कि तुम टेस्ट खेलो, अगर वो नहीं खेलता तो उसको फिर ये डराया जाता है या कहा जाता है कि शायद तुम हमारे फ्यूचर प्लान का पार्ट नहीं होगे। इस सारे मामले को, हारिस रऊफ के मामले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो एक लेमैन भी जानता है कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है और उसकी एक प्रैक्टिस है। आप किसी ऐसे प्लेयर को आपकी अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट ही आप बात ही गलत कर रहे हैं कि
हम जो डोमेस्टिक में जो बच्चे खेलते हैं सारा साल 4 रोजा मैच खेलते हैं, लंबे लंबे ओवर्स करते हैं, वो अगर परफॉर्म करते हैं तो आप प्रेशराइज कर रहे हैं वैसे बॉलर 1-1.5 साल कुछ इल्जाम लगा सकते हैं। आपको पता है वो नहीं टेस्ट मैच फिट, ही इज ऑनेस्ट, जी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताना अब उसका जुर्म बना रहे हैं ये। अब बिल्कुल ये तो अनजस्टिफाइड है। अगर एक प्लेयर जिस तरह मोहम्मद आमिर की मिसाल हमें याद है, वहाब रियाज ने खुद कहा था कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ टेस्ट के लिए नहीं, तो तब अब उनको भी रियलाइज करना है। ज़ाहिर हमारे साथ आकिब है, भाई तो पूछना कैसे चाह आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा आकिब भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि तेज़ पिचेस होती हैं, बाउंसी पिचेस होती हैं। एक तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी तो होंगे ही होंगे जो ओपन करेंगे पाकिस्तान का अटैक। उनको कंपनी करने के लिए कौन सा आपके ख्याल में बॉलर होना चाहिए, फास्ट बॉलर? जिस तरह खुरम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक में, मीर हमजा ने भी दी, अब मोहम्मद वसीम को भी डाला गया है, नसीम शाह इंजर है, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शाहीन आपका एक नंबर 1 बॉलर है दुनिया का, फॉर्मेट में वो परफॉर्म करता है। जब तक उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। बट गुड टू सी ये जो खुरम शहजाद है, ये अच्छा एक टैलेंट है, ट्रेंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ज़्यादा फिटनेस और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मीर हमजा की भी अगर आप बात करें तो उनकी एक जो लाइनर लेंथ कंट्रोल अच्छा है, बट आई थिंक थोड़ा सा पेस उनका कम है। बट यही इनके 3 बॉलर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि 1.5 दिन एट टाइम्स आपको वहाँ रेगुलरली बॉलिंग करनी पड़ेगी। जी बट जो मुझे सबसे बड़ी वरी है वो फास्ट बॉलर तो चलो है ही है, फिर भी खुरम पे मुझे है इस बार के वो कॉन्फिडेंस है कि वो बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। बट जो आपकी स्पिन बॉलिंग है वो ना होने के बराबर है। जी आप अबरार की बात कर रहे हैं, तो अगर आप दुनिया में जितने भी आज तक ये मिस्ट्री बॉलर्स आए हैं, इनमें से कोई भी एक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहां से बैट्समैन टाइम लेता है, वेट करता है। T20 में चूंकि तेजी से रन बनाने पड़ते हैं और आपको हिट आउट करना है, उसमें अगर आपको बॉल रीड नहीं हुई तो आप अक्रॉस द लाइन खेल गए, टॉप एज लग गया, आपको विकेटें मिल जाती हैं। बट टेस्ट मैच में कोई मार के विकेट नहीं देता। टेस्ट मैच में आपको लेनी पड़ती है विद योर क्लास, विद योर प्लानिंग, और वो मुझे बहुत ही आई एम वरीड के बीच में अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं है 2 बॉलिंग करने के लिए तो 150 ओवर कराना पड़ेगा, तो वो कराएगा कौन? एवरीवन इज वरीड, इवन ऑस्ट्रेलियन जीन चैपल ने कहा कि I'm surprised that who's going to ball and who's going to bat from Pakistan side. अच्छा, दूसरा एक इनको कम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलराउंडर भी 2 रखे गए हैं। फ़हीम अशरफ ओबियसली हम सब जानते हैं टेस्ट का पार्ट होता है। इस दफ़ा आमिर जमाल की हमने बड़ी बात की एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, कि ये लड़का ऐसा टैलेंट है, उसको होना चाहिए, बट उसको टेस्ट में अब स्क्वाड में रखा गया। उन दोनों की इंक्लूजन को कैसे देखते हो और आपके ख्याल में कौन सा ऑलराउंडर पहली चॉइस के तौर पर खेलेगा? देखिए, जब टेस्ट मैच की बारी आती है तो ये जो मिनी ऑलराउंडर्स हैं ये और आपको बहुत पीछे नजर आते हैं। जी T20 में आपको पता है पिचेस बहुत आसान होती हैं, फ्लैट पिचेस हैं, और उसमें आपका रोल भी ये होता है कि आप 2-3 ओवर में 1-2 छक्का लगा दें, आप जस्टिफाई कर लेते हैं। टेस्ट मैच इज अ प्रॉपर टेस्ट ऑफ अ बैटर और अ बॉलर। वहाँ आपको कोई स्लॉप करके विकेट नहीं देगा, वहाँ आप अपनी पेस से, स्विंग से, कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ से प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर विकेट मिलती है। तो फ़हीम अशरफ तो पहले T20 में आपने उन्हें ड्रॉप किया, फिर वनडे से ड्रॉप किया, अब अचानक आपने टेस्ट में डाल लिया। ये आपके सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है कि कोई एक भी ऐसा ऑलराउंडर नहीं आ रहा। आमिर जमाल आए हैं, बट आमिर जमाल की बैटिंग आई डोंट नो, टेस्ट मैच की बैटिंग में और ये T20 और ये जो लोकल जो आपकी पिचेस के ऊपर डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है, मैं इनको कहीं भी रेट नहीं करूंगा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। बिल्कुल ठीक। आकिब भाई, साइम अयूब को शामिल किया गया स्क्वाड में, उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन क्या वो रेडी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और टेस्ट मैच में
खेल सकते हैं एज ओपन या वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में, जिस पोजीशन में भी उनको मौका दिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि जो ऑप्शन इनके पास है उसमें तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्ट्राइक रेट से ही पीछे रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो अब अराउंड 4 रन पर ओवर वो खेलते हैं। जी। तो जिस तरह के आपके पास अगर अटैकिंग प्लेयर्स नहीं होंगे, तो अगर आपने कर भी लिया 300 तो उसमें आप पूरा दिन लगा देंगे। इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर है, क्योंकि आप जब अटैक करते हैं किसी टीम के ऊपर और आप तेजी से रन बनाते हैं, अगर साइन जैसा बैट्समैन अगर वहाँ रन कर देता है तो फिर पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज ऐसे ही प्लेयर से जैसा मिलेगा जो जिनका स्ट्राइक रेट हाई हो और कट शॉट अच्छी आती हो, पुल शॉट अच्छी आती हो। बट आई थिंक उनको पता है कि पाकिस्तानी बैटर्स को वो बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, शुरू में वो आगे बॉल करते हैं, क्योंकि जिस बॉल पे पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर ड्राइव लगता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो बॉल जो है वो स्लिप की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा सा लेंथ मैनेज करनी पड़ती है। और दूसरा जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है वो भी सबको पता है कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग कराएं तो उनको प्रॉब्लम होती है। वहाँ 60 या 55 मीटर की बाउंड्रीज नहीं होती, 85 प्लस 90s की बाउंड्रीज। ये बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान का कि जिस तरह से 3 टेस्ट मैच अगर ये अच्छी फाइट ही करके आ जाए तो मैं समझूंगा कि इनकी बहुत बड़ी इनका क्रेडिट होगा और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आके भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे हम तमाम आपकी मायराना राय लेते रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे माद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से। ये अलमिया है कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो हीरोज़ हैं, वो अब रिटायरमेंट लेके या तो यूएस से सेटल हो रहे हैं या दूसरी तरफ देखा जाए तो रिटायरमेंट लेके लीग को प्रेफर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें सर में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि पहला आप प्रायोरिटी अपने कंट्री को दें और आप हर तरह की क्रिकेट को छोड़ दें। जैसे इंडिया की एग्जांपल दी जाती है कि उनका जो प्लेयर है या डोमेस्टिक खेलता है या आईपीएल खेलता है, वो कोई और लीग नहीं खेलता। अब जहाँ तक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एक प्लेयर की जो सर्टन लाइफ है, जो एज है, वो 15 से 20 साल का कैरियर है और उसके अंदर अब ओबियसली एवेन्यू ओपन हो चुके हैं। आप इंटरनेशनल खेलेंगे, अपनी डोमेस्टिक खेलेंगे और तीसरा अब आपके पास लीग क्रिकेट का ऑप्शन आ चुकी है। अगर आप इन दोनों में नहीं कहीं कंसिडर होते तो आप ओबियसली आपने अर्निंग करनी है और अपनी पूरी लाइफ की स्पेंडिंग उसी पे फिर आपकी रिलाई कर रही है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं जिसमें अभी इमाद है या था अब कहना चाहिए, या इफ्तिखार की बात है T10 के लिए इनके नाम थे। बाकी कुछ लड़के जो हैं जिसमें आज़म खान है, अब्बास अफरीदी है और 5-6 लड़के और हैं, हारिस है। ये टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है बट इनको भी T10 खेलने से रोक दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये पीसीबी की नाअहली है, इनकी गलत पॉलिसी है, या इसमें क्या ब्रिज का रोल प्ले करके क्या मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करना चाहिए कि लड़के ये अपने कंट्री में रहें, डोमेस्टिक को वैल्यू दें, लीग खेलें और अगर आउट ऑफ कंट्री जाके डिफरेंट लीग भी खेलना चाहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके? देखिए, कोई भी स्पोर्ट इवॉल्व करती है। क्रिकेट भी जिस तरह जो 90s में इसकी सिचुएशन थी अब वो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता नया फॉर्मेट आया, T20 आया, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट का ये ट्रेंड आया, पहले आईपीएल आई, फिर बाकी लीग्स आई, बिग बैश आया, 100 है, साउथ अफ्रीका की लीग है, मुख्तलिफ पूरी दुनिया में क्रिकेट लीग्स खेली जा रही हैं। और आपने बोर्ड ने भी अपनी स्ट्रैटेजी को दौरे हाजिर के मुताबिक इवॉल्व करना है। और इसमें ख़ास तौर पे जो ऐसे खिलाड़ी जिनकी फोकस T20 पे है और उन्होंने पाकिस्तान को भी T20 में ही रिप्रेजेंट करना है और जिनके चांसेस हैं, फोकस है, उन्हें मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके खिलाड़ी T20 किसी और लीग में भी जाके खेलते हैं, अगर 100 में खेलते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, लंकन प्रीमियर लीग खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं, IPL तो हम नहीं खेलते वो ऑब्वियसली रीजंस की वजह से, जो अगर उन लीग्स में खेलते हैं और उनका मेयार भी काफ़ी कंपेटिटिव होता है, उन्हें एक तो एक्सपोजर मिलता है। जिस तरह के कंडीशंस में अगर बिग बैश खेलेगा, आपने देखा होगा कि हारिस रऊफ की डेवलपमेंट में बिग बैश का बड़ा रोल था, या आज़म खान की डेवलपमेंट में बिग बैश का बड़ा रोल है। तो ऐसे में उनके लिए आपको थोड़ी बहुत रिलैक्स करनी पड़ेगी पॉलिसी और उनको मौके देने चाहिए कि वो मुख्तलिफ लीग में जाके क्रिकेट खेलें। उससे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को फ़ायदा ही होगा। आपकी जो T20 की टीम है उसमें अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिग बैश में अच्छा खेल रहे हैं या लंकन प्रीमियर लीग में अच्छा खेल रहे हैं या 100 में अच्छा खेल रहे हैं
या साउथ अफ्रीका की लीग में अच्छा खेल रहे हैं, तो वापस आके जब वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो उसका फ़ायदा ही है। और लेकिन जो ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट है, उसकी टीम में आपको उन लोगों को फोकियत देनी चाहिए जो डोमेस्टिक में आपका कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए जो अगर आप डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, जी। जो उसका एक्सपोजर है या उसका एक्सपीरियंस है, उसमें जो उसकी हद ग्रिलिंग है, ग्रिल होते हैं जो उसमें आपने मार पड़ती है, उससे निखर के जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी टीम को। खास तौर पे एक जो ट्रेंड अब रिसेंटली फ्रेंचाइज क्रिकेट या लीग क्रिकेट के हवाले से हमने देखने को नज़र आ रहा है, लोग काउंटी क्रिकेट पहले बहुत खेला करते थे, इंग्लैंड में खेलते थे या ऑस्ट्रेलिया का समर में जाके खेलते थे, वो अब ट्रेंड कम नज़र आ रहा है। किसी ना किसी तरह हमें उस ट्रेंड को भी प्रमोट करना है ताकि जो हमारा फास्ट बॉलिंग की जो हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए नर्सरी है या डोमेस्टिक या ओडीआई क्रिकेट के लिए नर्सरी है, उसको भी फोकियत मिले। और इसमें लास्ट में ये बात ऐड करना चाहूँगा, ये जो एनओसी की पॉलिसी है उस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जहाँ अनसर्टेनिटी होती है तो इस तरह के डिसीजंस, ये भी मेरे ख्याल में एक किस्म का शायद ये नीजक डिसीजन था इमाद के पार्ट पे। आप देखेंगे इमाद जो है अब शायद उसके लिए एक ओपनिंग नज़र आ रही थी, ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं कि उनका जब बाबर आजम की कैप्टनसी के दौरान उनके लिए जो इंटरनेशनल टीम के दरवाजे थे वो बंद हो गए थे। अब नई कैप्टनसी आई थी वाइट बॉल क्रिकेट की, तो शायद उनके लिए एक ओपनिंग थी जब वो पाकिस्तान की टीम में दोबारा अपनी जगह बना सकते थे। और दिस इज नो ग्रेटर ऑनर देन रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तो उन्हें भी शायद वेट करना चाहिए। और अभी भी हम तो करेंगे बीइंग एन फैन ऑफ क्रिकेट को इस डिसीजन पे नजर अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट हमने देखी और ऑब्वियसली वो भी लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनका भी कंसर्न थे प्रीवियस बोर्ड के साथ। फिर जब उसके बाद आए रमीज़ राजा, उनके साथ भी था, उनको लगता था कि हमारी टीम में मुझे नहीं रखा जाएगा। और सेठी साहब के दौर में ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हुई, उनकी मीटिंग भी हुई कि उनको टीम में आ जाएंगे। और इसी तरह अहमद शहजाद की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, उनको भी लगता था। बट ये बोर्ड भी रिलेक्टेंट है, शायद इनको खुद अपना नहीं आइडिया हम कितने अरसे तक जाना चाह रहे हैं। तो और जहाँ तक प्रीवियस डिस्कशन हम कर रहे थे, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि दो इसको हम प्लान कर सकते हैं। एक तो आप पहले लाइन ड्रॉ करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर की, और दूसरा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड को तो चले आप बाउंड कर सकते हैं, उसके लिए तो रिटर्न भी है, लॉ भी पीसीबी का ये कहता है कि आप 2 लीग अलाउ कर सकते हैं अपनी लीग के अलावा। तो वो तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और उसको आप मंथली 40, 50, 60 लाख रुपया दे भी रहे हैं। तो उस लड़के का तो कंसर्न मेरा ख्याल है डिबेट करना बनता ही नहीं है कि जी मैंने 1 करोड़ छोड़ा, 1.5 करोड़ छोड़ा, क्योंकि आप मंथली सैलरी ले रहे हो एंड यू आर पेड फॉर इट। और आपका 30 लड़के अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि आप पीसीबी के पूल में भी हैं, और आपने अगर 15 का स्क्वाड में नहीं है तो आप कभी ना कभी कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो आपकी डेफिनेटली जगह भी बनेगी। जहाँ तक ये लड़के जो हैं जो टीम का पार्ट नहीं है और पीसीबी इनको कंसीडर नहीं कर रहा, इसके लिए मेरा ख्याल है आपको लेजिस्लेशन इंस्टेंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह हमाद आजम की बात की, समी असलम की बात की, जुनैद खान ने रिटायरमेंट ले ली, ये लड़के कुछ यूएस से जाना शुरू हो गए हैं। अभी तो आपको शायद 15-20 दिन तक मेरा ख्याल है आपको 10-15 लड़कों के नाम मिल जाएंगे जो यूएस से चले गए हैं। तो आपको उस पार्ट पे या तो अपना आईपीएल की तरह ब्रांड इतना स्टेबल करें, इतना उसमें पैसा इन्वेस्ट करें जो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अभी इतनी जल्दी आप इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट ये कि आप लेजिस्लेशन करके इन लड़कों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि आप लीग खेलें, बट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको पाकिस्तानी टीम की जब ऑप्शन आएगी तो आपने उसको ख़त्म करना है। मुझे जो लगता है कि जो अभी वर्ल्ड कप में हमने प्रॉब्लम फेस की, नसीम शाह के इंजरी के बाद आपके पास फॉल बॉलर कोई नहीं था, आपके पास आपने देखा जी 4 डे की बॉलिंग करने वाला बॉलर कोई नहीं था, लड़के खेलते नहीं हैं, डोमेस्टिक नहीं खेलते। तो इनको लग रहा है कि हम लड़कों पे इन्वेस्ट इस तरह का करें कि लड़के अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू करें इंडिया की तरह। वो मेरा ख्याल है वन वे ट्रैफिक हो नहीं सकती अनटिल अनलेस आप उतना पैसा नहीं देंगे इनको जितना इंटरनेशनल प्लेयर को मिलता है, तो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी हमने मोहम्मद हफीज़ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उन्होंने कई बातें की। उन्होंने सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी एज ए कैप्टन, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल डिफाइन किया, बट एडिड प्रेशर जो एज ए कैप्टन था वो उनसे रिमूव हो चुका है। तो अब हम समझते हैं कि बाबर आजम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनकी इस ओपिनियन को कैसे देखते हैं? ये बड़ी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। डेफिनेटली कैप्टनसी का प्रेशर तो होता ही है, और मेरे ख्याल में हो सकता है ये दिस कुड वेल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर बाबर आजम। वो इतना अच्छा कोई रिसेंटली कैप्टनसी तो कितनी अच्छी जा नहीं रही थी, और शायद जो प्रेशर था ओवरऑल उन पे टेंशन थी, फोकस था। जब भी टीम अगर वो एक मुनासिब परफॉर्मेंस भी विद द बैट दे देते थे, लेकिन अगर टीम नहीं जीती थी तो उसका सारा क्रिटिसिज्म प्रेशर उनको फेस करना पड़ता था। अब जब उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा
जिस तरह आपने इंडिया के लिए देखा, जब कोहली से कैप्टनसी ले ली गई उसके बाद उनकी गेम मज़ीद इम्प्रूव हुई, उन्होंने ज़्यादा अच्छा अपनी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया और ही कैन स्टिल बी अवेलेबल एसेट फॉर दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ख़ासतौर पे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका बैटिंग रिकॉर्ड अच्छा है हमारे बाकी बैट्समैन से कंपेयर करें, जी तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपनी बैटिंग पे फोकस करें और अपने आप को, अभी भी वो एक लेजेंड है, अभी भी वो इनकी जो रैंकिंग है पाकिस्तान की बेस्ट बैट्समैन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट कैसा है, हम्म वो इस स्नब को या इसको कैप्टनसी जो उनसे ली गई है उसको कैसे डील करते हैं। एज अ फाइटर अगर उसको डील करें, उसको एज अ ये कंसिडर करें कि मैंने अपने आप को एज बैट्समैन में लोहा मनवाना है, एज अ बैट्समैन लोहा मनवाना है, तो वो इस एटीट्यूड के साथ, इस फोकस के साथ, इस अप्रोच के साथ इस सीरीज़ में जाएं एंड यू कैन स्टिल बी डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उनको बहुत ज़रूरत है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, पूरे दुनिया में खेलते हैं, अच्छी शॉट्स खेलते हैं और हर तरह की उनके पास शॉट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उनका एटीट्यूड और अप्रोच ठीक हो इस सीरीज़ के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी बात हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हवाले से भी ज़रूर करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन बना, बड़ा शानदार इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला, बट फाइनल में आके वो चोक कर गए। 10-11 साल हो चुके हैं आईसीसी का इवेंट कोई नहीं जीत पाए, वो सेमीफाइनल या फाइनल में आके कहीं ना कहीं कोलैप्स करते हैं। धोनी की ग्रेटनेस की इसीलिए प्रेज़ किया जाता है कि धोनी कैप्टनसी के अंदर उन्होंने सारे टाइटल जीते। ये उन्होंने दी चीज़ किसी तरह, कोहली को वो नहीं कर पाए, फिर रोहित शर्मा पे उन्होंने बहुत बैंक किया कि ये ऐसा कैप्टन है कि शायद जिता पाएगा, वो भी नहीं कर पाए, टेस्ट चैंपियनशिप में भी नहीं कर पाए और अभी हमने देखा कि ओडीआई के फाइनल में भी नहीं कर पाए। अब बात ये की जा रही है कि आईपीएल का भी जो कैप्टनसी है मुंबई इंडियंस की, वो हार्दिक पांड्या को दी जा रही है। अभी जो T20 सीरीज़ हो रही है उसमें सूर्य कुमार यादव को दे दिया और दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं, अच्छे ग्लिम्पसेस उन्होंने कप्तानी के भी दिखाए। अब ये जो माइंडसेट एज ए टीम, मैं अगर आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया ने 7-8 प्लेयर चेंज कर दिए, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का प्लेयर थे उनमें से 8-9 प्लेयर्स उन्होंने, रेस्ट कहना चाहिए या अपॉर्चुनिटी लड़कों पे गुस्सा के भी कहना चाहिए, तो उन्होंने चेंज किया। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी डिस्पाइट चैंपियन होने के बावजूद भी उन्होंने 5-6 चेंजिंग की। ये हम पाकिस्तान में नहीं देखते, और ये कितनी हेल्पफुल है या सूटेबल होती है कि आप एक वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, नए वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन, अभी से आपका माइंडसेट ये कहता है कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं है, कोई गेम से लार्जर देन लाइफ नहीं है, आप यंगस्टर को इंजेक्ट करते हो, उसको चांस लेते हो, लेके चलते हो। इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका जो डोमेस्टिक सिस्टम है हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका रणजी ट्रॉफ़ी है और 4 बॉल की भी टूर्नामेंट्स हैं, ओडीआई के भी हैं, साथ आईपीएल भी है और सारा साल वो अपना डोमेस्टिक खेलते हैं, फिर अप्रैल में उनका आईपीएल होता है, तो वो काफ़ी हद तक फॉर्मुलेटेड है। और हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस टाइम इन ट्रांजिशन है, पहले हमारा डिपार्टमेंटल सिस्टम था, फिर हम रीजनल लेके आए, तो उस तरह का हमारा वेल एस्टैब्लिश सिस्टम तो है नहीं। और लेकिन डिस्पाइट दैट आपको थोड़ा बहुत तजर्बा करना पड़ेगा और आपको आपका जो डग आउट है या आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उन्हें मौका देना पड़ेगा। इस हवाले से एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपका जो प्लेइंग 11 तो है ही है हर फॉर्मेट की, टेस्ट की भी प्लेइंग 11 है आपके पास, ओडीआई की भी प्लेइंग 11 है, T20 की भी प्लेइंग 11 है, साथ ही साथ आपने कोई 20-25 एक पूल डेवलप करना है हर फॉर्मेट के लिए जी। उसमें आपने डोमेस्टिक से एक आपके पास बैकअप्स होने चाहिए हर पोजीशन के लिए। आप जो ओपनर कौन होगा उसका, अगर वो उसकी जगह मिडिल ऑर्डर में कौन बैकअप होगा, एज अ फास्ट बॉलर कौन बैकअप होगा, एज अ स्पिनर कौन बैकअप होगा। जिस तरह हमें वही आप बात कर रहे थे कि नसीम शाह की एब्सेंस में बड़ा हमें ये बहुत प्रॉब्लम्स हुई, हमारे पास कोई बैकअप फास्ट बॉलर ही नहीं था जो न्यू बॉल करा सके इस बड़े स्टेज पे। तो इस तरह का एक होलिस्टिक किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए और आपको अपने यंगस्टर्स को मौका देना है। जिस तरह आपने यूएई में भेजे अपने लड़के, इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन डिस्पाइट दैट आपको उनको मौका देना, मौका देंगे तो होंगे। और एक होल स्केल चेंजिंग भी नहीं आप एट अ टाइम कर सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा मिक्स आपने रखना है कि प्लेयर्स का जिसमें एक्सपीरियंस भी हो, यंगस्टर भी। जिस तरह सूर्य कुमार यादव उनको लीड कर रहे हैं और उनके पास ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो उनकी मेन टीम का हिस्सा है, तो ये एक साथ साथ आपने बैलेंस आपने फाइंड करना है। अच्छा, एक और डिबेट भी इंडियन हेल्म ऑफ अफेयर में बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ये हो रही है कि अब जो कोहली की एज है वो 35.5 है, 36-7 के रोहित शर्मा हो चुके हैं और वर्ल्ड कप के लिए नहीं हो सकते। और उनका मानना ये है, काफ़ी ज़्यादा ये उनके, मैंने जर्नलिस्ट को भी सुना और एक्स क्रिकेटर को भी, कि अब एटलीस्ट T20 में उनको वो नहीं होना चाहिए। अब क्या लगता है कि जो उधर ऑस्ट्रेलिया में, उधर यूएसए में होना है और उसके साथ वेस्ट इंडीज़ में होना है, ऐसी
ट्रिकी कंडीशन स्लगिश पिचेस होंगी, इन पे इन दोनों की जगह बनती है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली बनती है। जो उनका कैलिबर है, जो उनका स्टाइल है, जो उनकी स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, आपको बड़े टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जहां आप बात कर रहे थे कि इस पिछले 10-12 साल से इंडिया नहीं जीती कोई बड़ी बिग आईसीसी ट्रॉफी, लेकिन आप देखिए जीता कौन है। सिर्फ इस सदी में अगर हमारे 6 वर्ल्ड कप्स हुए हैं ओडीआई के, जिसमें से 4 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीता है, बीच में एक इंग्लैंड जीत गया, एक इंडिया जीता, तो एक किस्म की ऑस्ट्रेलिया की बहुत हद तक डोमिनेशन रही है वाइट बॉल फॉर्मेट में। बिल्कुल। तो कोई और उसको ब्रेक अभी भी इस लेवल तक नहीं कर सका, कोई और टीम पेनिट्रेट नहीं कर सकी। तो अगर आप फाइनल तक गए हो तो इट मीन्स कि यू हैव लॉट ऑफ गट्स। तो इस हवाले से आपको होल स्केल चेंजेस नहीं करनी चाहिए। अगर और उसमें जो रेशनलिज्म के ऊपर बेस करती है वो करनी चाहिए। अच्छा, एक जाते हुए एक हम आज की अपडेट भी करते जाएं कि शोएब मकसूद ने, जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वो ट्रैवल कर रहे थे कराची से मुल्तान के लिए और उनसे शायद प्रॉब्ली रोका गया रोड पे कई दफ़ा और उनसे डिमांड किया गया पैसों के हवाले से भी और रूडली भी बिहेव किया गया बाय पुलिसमैन। ये मेरा ख्याल है बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं या इवन हर सिटीज़न उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना कोई होना चाहिए, लॉज फॉर ऑल की हम बात करते हैं, ये काफ़ी सैड और अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर को डील कर रहे हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, इनको सीरियस एक्शन लेना चाहिए और ऐसी चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूचर में ना हो सके, ताकि हर शहरी और हर क्रिकेटर ख़ास तौर पर या सेलिब्रिटी जो है, हमारा हीरो जो है, उसको वैल्यू मिल सके। हज़ार भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आप लोगों से जी कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।